नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 अप्रैल। आज हम लोग देखेंगे कि डेली क्विज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीलिम्स में हमारी हेल्प करेंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। GNZ11 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आपके सामने दो कथन दे रखे हैं, इसको पॉज करके लगाने का प्रयास करिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट खोलेंगे भारत सरकार की, तो उसमें यह न्यूज आई है, पजलिंग टेल ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सी GNZ11। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो यह जानना होगा कि यह एक गैलेक्सी है, एक आकाशगंगा है। यह भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2015 में जो हब्बल टेलीस्कोप है उसके द्वारा इसकी खोज करी गई थी। अगर इसकी टोटल डिस्टेंस पृथ्वी से बताऊं तो 32 बिलियन लाइट ईयर के आसपास की इसकी डिस्टेंस है। अब देखिए, ये जो आकाशगंगा की आप डिफरेंट फोटोज देख रहे हो ना, ये पजलिंग टेल यहां पर शब्द इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो हमको पता है कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम बिग बैंग विस्फोट के बाद और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स जो धूल के कण थे वो चारों तरफ बिखरते हुए देखे गए। अब ये जो तारों का निर्माण है, आपने ऑलरेडी इसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ लिया होगा। तो उसके पूरे निर्माण के प्रोसेस में जो नेबुला बनता है, अब ये जो नेबुला होता है जिसको हम लोग गैस का गुब्बारा आम भाषा में बोल देते हैं, इस नेबुला के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल तीनों ही मौजूद रहते हैं। तो किसी भी तारे के निर्माण में आप देखोगे इन तीनों का योगदान रहता है। बट यहां पर देखा जा रहा है इस आकाशगंगा के आसपास ना जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एब्सेंस है, यानी कि हैं ही नहीं। तो हमारा ये जो बिग बैंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो हम लोग तब से सोचते चले आ रहे थे, तो थोड़ा सा इस पे डाउट यहां पर क्रिएट होता है। तो इस वजह से यहां पर लिखा हुआ है कि पजलिंग टेल ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सी। अब ये गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से सबसे दूरस्थ है। अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें तो उससे दूरस्थ है, और ये अर्ली गैलेक्सीज में आती है। जो ब्रह्मांड के बनने के टाइम पे जो गैलेक्सीज बनी होंगी, इनका स्थान उसमें आता है। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। उर्सा मेजर तारामंडल में पाई जाने वाली एक उच्च रेड शिफ्ट आकाशगंगा है, एकदम सही। अब देखिए, ये रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी इस शब्द को आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमी के केस में तो आप समझ जाइएगा। देखिए, यहां पर आपने बचपन में फिजिक्स में डॉपलर प्रभाव पढ़ा होगा, ठीक है। तो डॉपलर प्रभाव को ही यहां पर प्रकाश के संदर्भ में आप कैसे समझोगे। जब भी कोई प्रकाश का सोर्स होता है ना, वो मान लीजिए ये प्रकाश का सोर्स है, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा होता है तो ये किस कलर का दिख रहा होता है, रेड कलर का। और जब भी प्रकाश का सोर्स ऑब्जेक्ट के पास आ रहा होता है तो ये किस कलर का दिखता है, ये नीले कलर का। ये कहां से पता लगता है, ये पता लगता है डॉपलर इफेक्ट से। तो यहां पर ये उच्च रेडशिफ्ट आकाशगंगा, इसका मतलब है कि ये हमारी आकाशगंगा से ना ये क्या हो रही है, लगातार शिफ्ट हो रही है, रेड शिफ्ट हो रही है। रेड शिफ्ट का मतलब है दूर जा रही है, ठीक है। यह एक सर्पिल आकाशगंगा है और मिल्की वे आकाशगंगा की तुलना में उसके आकार का 1/25 और द्रव्यमान का 1% है। ये गलत हो जाएगा, 1% की जगह ये क्या होना चाहिए, 3% है इसका। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने दो कॉलम्स हैं, पहले में एक्सरसाइज है और दूसरे में यहां पर होस्ट करने वाले देश हैं, ठीक है। इसको लगाने का प्रयास करिए, तब तक मैं आपको बताता हूं ये न्यूज चर्चा में क्यों है। अब देखिए, यहां पर एक्सरसाइज ओरियन जो है ये होने वाली है, और कहां पर होने वाली है, फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर जो जगह है मॉन्ट डे मार्सन के नाम से, हो सकता है मेरा उच्चारण गलत हो बट आप ये नाम याद रखिएगा। अब यहां पर भारत की तरफ से ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारे राफेल फाइटर प्लेन्स है ना, वो ओवरसीज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। मतलब भारत से बाहर किसी देश में भेजा जा रहा है। 4 राफेल प्लेन्स जा रहे हैं, 2 C-17 ग्लोबल मास्टर जा रहे हैं और 2 IL-78 जा रहा है। IL-78 आपको पता होना चाहिए, ये एयर रिफ्यूलर प्लेन्स हैं, ठीक है। हवा से हवा में ही फ्यूल भरने का काम करते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है ओरिएंट, ठीक है, ये हो फ्रांस में रही है, बट यहां पर देखिए लिखा हुआ है मल्टीलेटरल इंटरनेशनल है। इसका मतलब है, मल्टीलेटरल का मतलब है कई सारे देश इसमें आएंगे, जाहिर सी बात है। तो इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है जर्मनी, ग्रीस, इटली, यूके, स्पेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा हमारा प्यारा भारत भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 हफ्ते तक ये एक्सरसाइज चलेगी, तो काफी लंबी एक्सरसाइज चलने वाली है ये। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो ओरियन फ्रांस ये एकदम सही हो जाएगा। कोबरा गोल्ड ये वियतनाम नहीं है, यहां पर ये थाईलैंड ऑप्शन है, ठीक है, थाईलैंड होना चाहिए। मिलन एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो मिलन आपको पता है ये नेवी की एक्सरसाइज होती है और ये भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। 2 वर्ष में एक बार इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 1995 से इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। लास्ट ईयर अगर आप बात करोगे तो 2022 में ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन करा गया था। तो अगर टोटल यहां पर बात करते हैं तो 46 देश यहां पर आए थे 2022 में। तो यहां पर ऑप्शन जापान जो है वो गलत हो जाएगा। रिम्पैक की बात करते हैं तो रिम्पैक आपको पता है ये भी 2 वर्ष में होती है, ठीक है। लास्ट ईयर 2022 में हुई है। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो लीड करता है।
स्टार्टिंग की अगर बात करें तो 1971 से हो रही है। यूएसए के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो रिम्पैक वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ओरियन एंड रिम्पैक। तो कितने सुमेलित हैं, तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लिस्टीरियोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में एक बार आप खुद से करने का प्रयास करिए। अब ये चर्चा में इसलिए आया है कि इंडियन एक्सप्रेस में इसके ऊपर आर्टिकल था, व्हाट इज लिस्टीरियोसिस। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। देखिए, पहली चीज ना, जैसे ही लिस्टीरियोसिस का नाम आता है तो आप समझ जाइएगा दूषित खान पान जो होता है, कंटेमिनेटेड फूड होता है ना, उसके कारण से ये बीमारी होती है। अब ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। और उस बैक्टीरिया का नाम है लिस्टीरिया, उसी बैक्टीरिया के नाम से इस बीमारी का नाम पड़ गया है। तो लिस्टीरिया जीवाणु के कारण ये होता है। अब ये जीवाणु जो है वो मिट्टी में जो पानी होता है, जानवरों का जो मल होता है, इसमें ये पाया जाता है। और इनके संपर्क में यदि कोई भी फूड आ जाएगा, खाने पीने की चीजें आ जाएंगी, तो ये जीवाणु उस पर अटैक करेगा और इसके माध्यम से हमारे बॉडी में आएगा। बेसिकली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें ये फैलता है, जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ये फैलता है। और गर्भवती महिलाओं में अगर फैल रहा है और अगर उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और उस टाइम पे ये महिलाएं इस जीवाणु से ग्रसित थी, तो होने वाले बच्चे पे यानी कि न्यूबॉर्न बेबी पर भी ये जीवाणु अटैक करता है और उसको भी ये बीमारी होती है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो फीवर, फ्लू, अब ये वो लक्षण हैं जो प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर देखे जाएंगे और ये वयस्कों के अंदर देखे जाएंगे कि भाई वयस्क पुरुष जो होगा तो फीवर होगा, फ्लू हो जाएगा, ठीक है, मसल पेन हो रहा होगा, हेडेक होगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस से दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से होता है, बिल्कुल सही है। यह एक गंभीर संक्रमण है और वृद्ध, वयस्क, गर्भवती महिला और उनके नवजात शिशुओं में होता है, बिल्कुल सही है। लिस्टीरियोसिस के लक्षण बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, ये सारे जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये भी कथन सही है। तो यहां पर हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं और यहां पर ध्यान दीजिएगा, गलत कथन की पहचान करनी है, इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, उत्तराखंड के अंदर एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसका नाम है ए हेल्प। ए का यहां पर मतलब हो जाता है एजेंट, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, बेसिकली यहां पर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो इसके कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट यहां पर है वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ एनिमल, यानी कि जो जानवरों में रोग होते हैं ना, संक्रमण रोग, ठीक है, इनको प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि जो कृत्रिम प्रजनन होता है उसको। और ये कृत्रिम प्रजनन की जो बात होती है, यही किस मिशन के अंतर्गत होती है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। इसी वजह से मैंने इस पे प्रश्न पूछा है आपसे। तीसरा पॉइंट आ जाएगा टैगिंग ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल इंश्योरेंस, यानी कि एनिमल्स को टैग करना प्लस पशु का इंश्योरेंस, यहां पर इसको भी फोकस करा जाएगा। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, ये ए हेल्प प्रोग्राम के अंदर उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च करे हैं। अब चूंकि ए हेल्प जो था वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी बेसिक चीज है, 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। जो भी हमारी गोजातीय नस्लें होती हैं ना, इनको किस तरीके से हम संरक्षित कर सकते हैं, जो मेरे पास हैं उनका संरक्षण करो, और प्लस इनका और किस तरीके से बेहतर विकास हो सकता है कि नए अधिक उत्पादन वाली गोजाती नस्लों का उत्पादन किस तरीके से करा जा सकता है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि यहां पर जो टेक्नोलॉजी है ना, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी, इसका यूज करना है जिससे कि हमारा जो दुग्ध उत्पादन है उसको हम क्या करें, बढ़ा सकें। प्लस दूसरा है यहां पर उच्च आनुवांशिकता वाले जो सांड होते हैं ना, उनका उपयोग यहां पर प्रजनन में करना है, जिससे कि यहां पर जो भी नस्लें पैदा होंगी उनके अंदर दुग्ध उत्पादन की क्षमता अधिक हो। प्लस तीसरा, कृत्रिम जो गर्भाधान होता है ना, इसकी जो फैसिलिटी है उसको एक्सप्लोर करना है और प्लस इसकी फैसिलिटी किसानों तक पहुंचानी है। पशुपालन और डेयरी विभाग स्वदेशी गोजाती नस्लों के विकास और संरक्षण तथा गोजाती आबाद के आनुवांशिक उन्नयन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू कर रहा है, एकदम सही स्टेटमेंट है ये। यह मिशन 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय गोजाती प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। अब यहां पर हमसे गलत स्टेटमेंट पूछे गए थे, तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे सही स्टेटमेंट है। 2008 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, बौधायन प्रमेय। मुझे पता है ये क्वेश्चन देखते ही आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बट ये बौधायन के नाम से पूछा गया, तो मैंने सोचा एक बार आपको इसका रिमाइंड करा दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन भी यहां पर यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो अभी तक आप इसका आंसर जज कर चुके होंगे, तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा ए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। अब देखिए, आज के तथ्य में ना हम लोग बेसिकली बात करेंगे न्यायोत्तर हत्याओं के बारे में, यानी कि एनकाउंटर्स के बारे में, ठीक है। आम बोलचाल में इसको यही बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो करंट न्यूज है
जो कॉन्टेक्स्ट है वो सबको पता है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि एपेक्स कोर्ट और जो एनएचआरसी है, इन दोनों ने एनकाउंटर के लिए ना कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी मेंस आंसर राइटिंग में अगर इस टाइप का प्रश्न आता है या हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, तो हम कम से कम इस चीज को फैक्ट के फॉर्म में वहां पर रख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने एनकाउंटर के बारे में क्या गाइडलाइंस दी हैं। उसके बाद हम लोग एनएचआरसी के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज मैं आप यहां पर बता देता हूं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो होती है ना, इन्हीं को हम लोग एनकाउंटर्स कहते हैं। यानी कि अब देखो, जो जुडिशियल किलिंग्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, न्यायपालिका यदि किसी को इस तरीके की सजा देती है जिसे हम लोग कैपिटल पनिशमेंट के नाम से जानते हैं, तो वो जुडिशियल किलिंग्स होती हैं। न्यायपालिका के अलावा यदि उस व्यक्ति के साथ इस टाइप का व्यवहार होता है तो उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज और जाननी होगी कि आईपीसी का एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं 96, ठीक है। इस 96 में साफ साफ बोला गया है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको अधिकार है अपनी सेल्फ डिफेंस का, यानी कि अपनी निजी रक्षा करने का उसको अधिकार है। ये बाकायदा आईपीसी के 96 में दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर सीआरपीसी की बात करोगे ना, तो इसमें भी एक सेक्शन है 46। ये पुलिस को ये राइट देता है कि जब उसको आवश्यक लगे तब बल प्रयोग करने की जो पावर होती है ना, ये पुलिस को मिलती है। तो 96 और 46 दोनों ही ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 2014 में ना एनकाउंटर को लेके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई थी और उस टाइम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एम. लोढ़ा जी थे। तो इन्होंने कुछ 16 पॉइंट्स हमें लिए बताए थे, बट हमें सारे चीजें नहीं जाननी है क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में आप 16 पॉइंट्स, पहली चीज तो ये कोई जुडिशरी का पेपर नहीं जो आपको लिखने होंगे, दूसरा ना ही इतने शब्द हैं आपके पास, ना ही इतना समय। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि ऐसे घटनाएं जो होती हैं जिनको एनकाउंटर्स बोलते हैं, तो इसमें अगर किसी की डेथ होती है तो ये अनिवार्य होना चाहिए कि उसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, ठीक है। अभी एनएचआरसी ने भी इसको बोला है कि इस टाइप का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानिए कि पहली गाइडलाइन उन्होंने यहां पर दी थी, जो भी ऐसी एनकाउंटर होते हैं ना, उनको गैर इरादतन हत्या के केस में लिया जाना चाहिए, ठीक है। और जब तक कि ये चीज पूरी जांच में निकल ना आए कि नहीं, ये जो पुलिस ने अपना बल प्रयोग करके इस टाइप की यहां पर ये एक्टिविटी करी थी वो एकदम सही थी, तब तक इसको इसी केस के अंडर में ही ट्रीट करना चाहिए। अब क्या होता है, कई बार जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, पुलिस को कोई टिप मिलती है, ठीक है, या गुप्त सूचना मिलती है, तो अभी उस टिप में क्या होता है, पुलिस जाती है उस जगह पर और उस जगह पर वो अपराधी मान लीजिए उसको मिल जाता है और वहां पर मुठभेड़ हो जाती है, ठीक है। अब उस मुठभेड़ में मान लीजिए वो अपराधी गन से फायर करता है, तो पुलिस इधर से अपने सेल्फ डिफेंस में भी फायर करेगी और उसके रिजल्ट में क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस केस में ना कोर्ट ने बोला है कि सबसे पहले आप एफआईआर इसकी करेंगे, ठीक है, और अदालत को उसके बारे में इन्फॉर्म करा जाएगा। अब ये जो मुठभेड़ आपकी हुई है ना, यहां पर इसकी एक स्वतंत्र जांच होगी। अब यहां पर जो ये स्वतंत्र जांच की बात कर रहे हैं ना, इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि मान लो एक्स पुलिस स्टेशन है, ठीक है, एक्स पुलिस स्टेशन का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, वाई पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है, जेड का अपना एक एरिया होता है। तो मान लीजिए एक्स पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो ऑफिसर थे उन्होंने कोई एनकाउंटर किया, तो इस एनकाउंटर की जांच ना जो होगी वो एक्स पुलिस ऑफिसर्स नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर नियुक्ति होगी और वो इस एनकाउंटर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो सीआईडी को भी ये जांच सौंपी जा सकती है। इस चीज को यहां पर ध्यान रखना है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये गाइडलाइंस दे रखी हैं और हमारे संविधान में आर्टिकल 141 है, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी चीजें बोलेगा तो वो सारे कोर्ट्स को उनका पालन करना होगा। तो यहां पर ये गाइडलाइंस ना इंडिया के अंदर हर कोर्ट के अंदर फॉलो होती हैं। अब जब मानवाधिकार आयोग की बात आती है तो यहां पर अदालत ने बोला था, देखिए ऐसा नहीं है कि इनको इसकी सूचना नहीं दी जाएगी, बिल्कुल एनएचआरसी को इस एनकाउंटर के विषय में सूचना दी जाएगी, बट ये आवश्यक नहीं माना जा सकता कि जब तक कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के बारे में कोई क्वेश्चन मार्क ना उठ जाए कि नहीं, जो यहां पर स्वतंत्र जांच होनी थी वो जांच सही से नहीं हो पा रही है, एनएचआरसी ऐसा प्रश्न उठाता है, तब तक यहां पर ऐसा नहीं है कि हर केस में आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप एनएचआरसी को इन्फॉर्म करो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगर मैं बताऊं कि जो मानवाधिकार आयोग है ना, उसने एनकाउंटर्स के बारे में क्या गाइडलाइंस दे रखी हैं,
तो पहली लाइन में देखो लिखा हुआ है कि पहली चीज तो उसने साफ साफ बोला है कि पुलिस को ऐसा कोई काम करने का अधिकार है ही नहीं। दूसरा, यदि मान लीजिए पुलिसकर्मी द्वारा किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज होगा, और जब तक यह साबित ना हो जाए ना कि ऐसी हत्या जो है वो कानून के तहत अपराध नहीं थी, तब तक वो कल्प्रिट होगा, यानी कि पुलिस। नेक्स्ट गाइडलाइन में बताते हैं कि जो भी ऐसी मुठभेड़ होती है ना, एनकाउंटर्स होते हैं, इसमें जो भी डेथ होती है, इनके बारे में जितनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इस डेथ के बारे में, इस एनकाउंटर के बारे में, उसको आप एक प्रॉपर रजिस्टर में यहां पर ना फीड करेंगे, ठीक है। और सीआईडी जैसी जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं वो बेसिकली यहां पर क्या होंगी, इन्वेस्टिगेशन इसका करेंगी। यहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति की डेथ होती है, अब उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके आश्रितों को यहां पर ना कंपनसेशन देने की भी बात करी जाती है। अगर मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है वो इस चीज का दोषी होता है तो फिर उसके ऊपर पूरा ट्रायल होगा, मुकदमा चलाया जाएगा। और यहां पर साफ साफ बोला गया है कि देखिए ये हर स्टेट और यूटी के ऊपर ये गाइडलाइन जो है वो अनिवार्य करी है कि यहां पर जो भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होंगे ना, उनको 48 आवर्स के अंदर अंदर आयोग को इसकी जो एफआईआर है वो भेजनी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। पहला, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हाल ही में चर्चा में रहा है, बताइए मेरे को ये क्या है। और दूसरा प्रश्न अर्थव्यवस्था से पूछता हूं, गिग इकोनॉमी ये क्या होती है, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने चीजें आपको आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।